चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं सेक्शन बी। और सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21, इसको देखते हैं। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, चलिए ये देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1 2 5 1 9 3 7 7 1 5 6 2 8 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली इज। ये पूछा है सबसे बड़ा नंबर जो इन सब को डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 2 3 बचेगा रिमाइंडर। यानी 1 3 5 1 1 2 5 1 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचेगा, और 1 5 6 2 8 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा 3। वो ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है, यानी आपको ऐसा नंबर पता करना है जो इन तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर बच जाए। तो जो नंबर सब को डिवाइड करता है वो क्या होता है, HCF होता है। गुड। LCM एंड HCF के ऊपर मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां कैसे निकालेंगे, HCF कंप्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, यानी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, यहां से 3 माइनस कर देते हैं, तो आपके पास नंबर्स कौन से आएंगे जिसका HCF निकालना है। अब देखो 1 2 5 0 आ गया, यहां पर आ गया 9 3 7 5, यह आ गया 1 5 6 2 5। अब ये 3 नंबर आ गए, 1 2 5 0 9 3 7 5 1 5 6 2 5। इन तीनों नंबर का आपको चाहिए HCF, और वही HCF ग्रेटेस्ट नंबर होगा हमारा, वही HCF हमारा आंसर होगा। कैसे निकालेंगे, अब देखो 1 2 5 0 आपके पास यहां 10 और 1 2 5 1 2, यानी ये 625 इंटू 2 आ रहा है, 625 इंटू 2 आ रहा है यहां पर। ठीक है, 625 का दुगुना है ये, और ये लग रहा है 625 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, एंड 625 मेरा आंसर में भी मौजूद है। 625 ग्रेटेस्ट नंबर है। सिर्फ मुझे ये कंफर्म करना है कि 625 इसको डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। अगर डिवाइड कर देगा दोनों को तो यही मेरा HCF होगा। सही है या नहीं पता करिए आप। ठीक है, 625 कितने टाइम जाएगा, 9 3 7 जाएगा 1 टाइम। ठीक है, यानी 625। अब क्या बच गया आपके पास, 2 and 1, और ये आपके पास 2 1 3 5। ठीक है, अब इसे करेंगे हम 6 5 30, 5 से कर देते हैं। ठीक है, तो 5 5 25, 5 2 5 दूनी 10 और 2 12, 2 हाथ से लगा 1, 5 5 30 और 1 31, यानी 15। 625 इंटू 15। अब यहां पर देखिए ये 15 और 2 दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 625 दोनों में यहां पर कॉमन फैक्टर है। अब ऐसे ही इसको जब करेंगे 1 5 6 2 5 को 625 से, तो 2 टाइम्स करते हैं, 2 5 10, 1 2 2 4 and 1 5, और 6 दूनी 12, तो 2 आ गया, और ये 1 आ गया, और ये 3 आ गया, और फिर ये 5 टाइम जाएगा, 3 1 2 5। अब ये देखिए 625 इंटू 25, तो 25 15 एंड 2, इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यानी 625 भी आपका करेक्ट आंसर होगा। 625 ही आपका HCF होगा। इस तरह निकालते हैं। आपको सबके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, यहां पर दिमाग से खेलना है आपको। ठीक है, दिमाग लगाना है। 1 2 5 0 के सिर्फ मैंने फैक्टर किए, और ये अगर आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो 1 2 5 0 625 125, इन सब के फैक्टर्स आप 25 के फैक्टर्स में निकाल सकते हैं कि 25 इंटू 25 इंटू 25 ये जो है कहां तक पहुंचता है। तो इस तरह से आप 625 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल चुटकियों में होने वाला सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी का आपको पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एंड लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी 1 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। यहां देखते हैं ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये 100% प्रोबेबिलिटी होगी। 3%, जब परसेंट में आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो या तो 0% होगी या 100% होगी प्रोबेबिलिटी। तो ये भी सही है, क्योंकि यह है 0.03, अगर इसको नंबर में लिखें तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यहां पर पूछ रहा है आपको कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 16 डिवाइड बाई 7, आप खुद दिमाग लगाइए। न्यूमरेटर में छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, तो ये लेस देन
1 होगा, यानी ये भी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी होंगी और ये तीनों ही गलत आंसर है। क्वेश्चन के हिसाब से ये सही आंसर है, क्योंकि 17/16 इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशंस इट विल टेक इन मूविंग 132 किलोमीटर इज। आपको पता है डायरेक्ट, आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सरकमफ्रेंस। तो भैया सरकमफ्रेंस निकाल के जो अब यहां वैल्यूज रख दिए, डिस्टेंस क्या दे रखे हैं आपका 132 किलोमीटर, 42 है सेंटीमीटर में, यानी सरकमफ्रेंस में जब ये रेडियस रखेंगे 42 डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में लेके आएंगे, यानी 132 इंटू ये हो गया मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, मीटर को जब सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे आ गया 2 इंटू पाई आर। आर क्या है आपके पास 21, 42 का हाफ 21, तो 7 × 21 और इसे काटेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 12, 2 दूनी 4, 4 × 12 यानी सारा कट गया 1, यानी 10⁻⁴ कितना होगा 1 2 3 4 5, 10⁻⁵, 10⁻⁵ आंसर कहाँ है बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए दोबारा से ऑप्शन बी जिसने लगाया कमेंट करिए नीचे, आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा एंड cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज। तो tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने किए थे कि थीटा यहां पर क्या होगा, जब tan थीटा प्लस cot थीटा 2 होगा तो थीटा यहां पर 45 होगा, यानी tan 1 एंड cot 1 होगा, तब जाके ये 2 होगा। तो जब थीटा 45 हो गया तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा क्या होगा, यानी साइन क्यूब 45 प्लस कॉस क्यूब 45 क्या होगा, ये भी 1/√2 क्यूब प्लस 1/√2 क्यूब होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/2√2 प्लस 1/2√2। √2 का क्यूब क्या होगा 2√2, दोनों को जब ऐड कर देंगे क्या हो गया 2 डिवाइड बाई 2√2, 2 से 2 कट गया 1/√2। अब ये देखो यहां पर कहीं पर भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, लेकिन डिवाइड में √2 है, तो यहां कहीं डिवाइड में √2 नहीं है। रैशनलाइज कर दीजिए डिनोमिनेटर को, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 डिवाइडेड बाई 2, ये ऑप्शन हमें नजर आ रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 3 एंड 2 7 इज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करता है 1 2 एंड 2 7। इन दोनों पॉइंट को, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इन दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है और उस लाइन सेगमेंट को कट करती है ये वाली लाइन। तो किस रेशियो में कट करेगी ये आपको पता करना है। ये मान लीजिए ए बी है लाइन सेगमेंट, ये एक पॉइंट है पी जहां पर ये कट कर रहा है रेशियो में k:1 में। जब रेशियो निकालना होता है तो हम हमेशा लेते हैं k:1। ये है हमारे पास 1 3 और ये है हमारे पास 2 7। तो हमें निकालना है कि ये किस रेशियो में, k की वैल्यू क्या है यहां पर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मैं क्या करता हूं यहां से ये मिटा देता हूं ताकि क्वेश्चन को आपको समझा सकूं। ठीक है, अब ये देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट निकाल लूंगा, यानी ये पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा x y की वैल्यू होगी जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये लाइन इसी पॉइंट से जा रहा है। तो यहां पर क्या निकाल लूंगा मैं, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट मैं पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट मैं पॉइंट P लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। x क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस k मल्टीप्लाई बाई 2, यानी
2k डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये हो गई x की वैल्यू, कॉमा, ठीक है। y क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 प्लस k मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 7k डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये हो गई x कॉमा y की वैल्यू। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाला पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, क्योंकि ये लाइन ये कट कर रही है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहां पर x और y की अगर वैल्यू ये रख दूं तो 0 आना चाहिए। कैसे, यहां पर मैं ये पॉइंट रख रहा हूं, x ये है और y ये है, ये x और y इस इक्वेशन में मैं रख रहा हूं। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 माई प्लस y की वैल्यू 3 प्लस 7k डिवाइडेड बाई k प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 जो है मैंने एलसीएम ले लिया, 3 के अंदर मल्टीप्लाई हो गई, क्या हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई से 3 टू 6k प्लस 3 प्लस यहां पर ये एज इट इज रहेगा 7k माइनस k प्लस 1, जब यहां पर एलसीएम में लेंगे तो यहां पर k प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी, यानी 9k माइनस 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 यहां डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 हो जाएगा। समझ आया, ये इसी तरह करना है आपको एमसीक्यूज में, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। k प्लस 6k प्लस 7k कितना हो गया आपके पास, 13 में से 9 गया, ठीक है, 4k, ठीक है, और यहां पर हो गया 6 माइनस 9 माइनस 3 इजिकल टू 0। k की वैल्यू आ रही है आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 4, 3:4 कहां है आपके पास, 3 डिवाइड बाई 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 4, देन a और b की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 1 इसका फैक्टर है, यानी x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 को अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि क्या होगा, x इजिकल टू 1 क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, px का 0 होगा। px का 0 का मतलब हो गया कि x इजिकल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी 0 हो गई। यहां पर इस पॉलिनोमियल में मैं x की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा, यानी 1 प्लस a प्लस 2b इजिकल टू 0 होना चाहिए। a प्लस 2b इजिकल टू माइनस 1, इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन आ गई यहां से x प्लस ए बी इजिकल टू 4। अब यहां पर आप आराम से निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए दोनों को, ये b इजिकल टू ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी -5। तो यहां हमारा आंसर हो गया आंसर बी, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहां पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। यहां b-5 हमने निकाला और किसी ऑप्शन में b-5 नहीं है, यहां b-1 है, यहां भी b-1 है, यहां b-3 है, तो b-5 सिर्फ इसी ऑप्शन में। तो आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन बी। अगर आप a निकालना चाहते हैं तो इस तरह से a भी निकाल सकते हैं, a की वैल्यू 9 आ जाएगी यहां पर इस इक्वेशन में रखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सेक्शन बी चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, इफ a एंड b आर टू को प्राइम नंबर्स देन a क्यूब एंड b क्यूब आर। अगर a और b दोनों को प्राइम नंबर हैं तो a क्यूब और b क्यूब क्या होगा। सही आंसर है a, यानी a क्यूब और b क्यूब भी को प्राइम होगा। कैसे, अगर आप a और b दो नंबर ले लें, मान लेते 2 3 ले लीजिए, 4 या 5 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो इनका अगर क्यूब करेंगे a क्यूब b क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 का क्यूब होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी दोनों में अभी भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो को प्राइम नंबर होंगे। तो दो अगर को प्राइम नंबर हैं, चाहे उसका क्यूब करें, चाहे स्क्वायर करें, चाहे फोर्थ रूट करें, चाहे कुछ भी करें, ठीक है, वो हमेशा को प्राइम ही रहेंगे। देख लीजिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 4 चौक 16 चौका 64 और 5 पंजे 25 125। तो इस तरह से ये दोनों आपस में
को प्राइम ही रहेंगे। आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप एक एग्जाम्पल उठा के देख सकते हैं और हर एग्जाम्पल पे ये सूट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह समझ में नहीं आता तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ एरिया 1408 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। आपको एक सर्किल दे रखा है और सर्किल के अंदर आपको बनाया है स्क्वायर, इंस्क्राइब्ड बाय द स्क्वायर, ठीक है। सर्किल के अंदर जब स्क्वायर बन गया तो आपसे पूछ रहा है कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो हमें पता है अगर ये सर्किल का रेडियस है ओ, तो ये सेंटर है अगर ओ, तो सेंटर से जितनी भी लाइन जाएंगी ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, यानी इस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर्किल की रेडियस निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पता है, सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्किल क्या है, पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको दिया है 1408 डिवाइडेड बाई 7। पाई की जगह लिखेंगे 22/7, 7 से 7 अगर ये कट गया तो आर स्क्वायर हो गया 1408 डिवाइडेड बाई 22। ये 22 से 100% कटेगा क्योंकि 1407 डिवाइड बाई 7, 1408 डिवाइड बाई 7 अगर दे रखा है तो ये आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दे रखा है। तो देख लेते हैं कैसे कटेगा। 11 से काट देते हैं सीधे से, 11 2 ज़ा 22, इसे जब काटेंगे तो क्या होगा, 11 1 ज़ा 11, 2 बच गया, 11 1 ज़ा 11 अगेन, ठीक है, 8 बच गया, 11 8 ज़ा 18, 88, 11 8 ज़ा 88। अब 2 से काट दीजिए इसे, ठीक है, 2 6 जब यहाँ कटा ये 3 हुआ, ठीक है, तो 11 2 ज़ा 22 और 128 हुआ ये, ठीक है। अब 2 से काटेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, यानी r इज इक्वल टू √64 प्लस माइनस की वैल्यू नहीं है लेंगे हम, √64 का मतलब r की वैल्यू आ गई 8 आपके पास। r की वैल्यू जब आपके पास 8 आ गई तो यहाँ पर आपके पास एक रेडियस 8 आ गई। अब इस अगर मैं स्क्वायर को बाहर बना दूँ यहाँ पर, तो स्क्वायर में आप देखें कि यहाँ पर ये भी 8 है और ये भी 8 है। आपको पता है स्क्वायर के बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री जब बनेगा तो परपेंडिकुलर और बेस 8 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 8√2। भाई सिंपल सा फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच जो होगा √p² प्लस बी स्क्वायर होगा, तो 8√2 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि होगा ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, यानी 8√2 का होल स्क्वायर, 8 8 64 और √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, कितना हो गया, 128 हो गया, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर तो 128 आपके पास कहाँ है, ढूंढिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 128 यहाँ पर इस तरह आपसे के पास आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है, इफ ए पॉइंट ए दे रखा है 4 - 2, बी दे रखा है 7 - 2, सी दे रखा है 7 9 आर द वर्टिसेस ऑफ। देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, और अगर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल से ये पॉइंट्स लिखकर, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेके, और आप बाकायदा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये पॉइंट्स लोकेट करके आप ट्राइंगल बना दीजिए। तो पॉइंट मैं लोकेट कर रहा हूं, 4 - 2 है और यहां पर 9 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 7 है मैक्सिमम, एंड माइनस में क्या है, -1 -2, ठीक है, सिर्फ -2 है। y, तो सबसे पहले पॉइंट ए लोकेट करते हैं, x 4 है एंड y -2 है, x 4 y -2, यहां पर आ गया पॉइंट ए आपके पास। b है x 7 y -2, सिंपल, x 7 सेम यहां पर जा रहा है b,
ठीक है। उसके बाद सी आपके पास आ रहा है 7 and 9, 7 यानी x 7 है और y 9 है, पॉइंट आपके पास आ गया यहाँ पर C। अब सिंपल सा यहाँ पर देखिए, ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कोई भी लाइन आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तीनों लाइन अनइक्वल हैं, तो सीधे आंसर आपका सी होगा। राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बन रहा है। दूसरी चीज यहां पर देखने वाली यह है कि इसके और इसके बीच में ये क्या है, 7 और 4, डिस्टेंस कितनी है, 3, यानी ये पॉइंट है आपके पास 3, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 9 + 2, 9 2 11, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच की आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं जो डिस्टेंस आनी चाहिए 12, ठीक है। तो इस तरह करके 12 आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो 12 आनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है, सबसे इजी होता है, सबसे जल्दी निकल जाता है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट लोकेट करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। यानी 29 का आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है x² - k + 6 × x + ट्वाइस ऑफ 2k - 1, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन दे रखी है कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा आप यहां से कंपेयर करें, मैंने आपको बताया था कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब आपके जीरोस दे रखें। तो इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हुए आप यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहां से, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का साइन ऑलरेडी जनरल इक्वेशन में है, तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट k + 6 होगा इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है जहां पर x नहीं है, यानी ट्वाइस ऑफ 2k - 1। तो 2 से 2 कट गया, k + 6 इज इक्वल टू 2k - 1 हो गया। ये इधर ले आइए, k - 2k इज इक्वल टू -1 - 6 जो कि होगा -7, ये -k इज इक्वल टू -7, यानी k इज इक्वल टू 7। आंसर आपके पास आ गया बी। 1 मिनट से कम लगा या नहीं लगा, टाइमर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 × 5n + 6n ऑलवेज एंड्स विद। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं हमेशा 1-2 एग्जाम्पल के साथ करिए। नेचुरल नंबर यानी n इज अ नेचुरल नंबर का मतलब n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक, यानी n की वैल्यू 0 नहीं है या और निगेटिव नहीं है। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, आंसर आपके पास क्या आएगा। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ट्वाइस ऑफ 5 + 6 2 × 11 22 आ रहा है, एंड हो रहा है 2 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, n इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। जब 2 रखेंगे यहां पर तो देख लीजिए 2 × 5⁵2 6x⁵2 2 × 25 + 36 जो कि होगा 2 × 6 5 11 1 3 2 5 और 1 6 61, ठीक है। तो ये भी आ गया 122, तो यहां पर भी n 2 से हो रहा है। आंसर आपका डी 100% करेक्ट है। इस तरह से आप निकालेंगे क्वेश्चन, ठीक है। वैसे भी यहां पर देखने वाली बात चीज है ये है कि अगर यहां पर कोई भी वैल्यू आप पुट करें, जो भी आंसर आएगा चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो चाहे वो ऑड हो, चाहे वो इवन हो, ठीक है। यहां पर आंसर आपका हमेशा ऑड आएगा, ऑड मल्टीप्लाई बाई 2 जो होगा, आंसर लास्ट में आपके पास 2 आ रहा है। यहां पर देखिए सबके लास्ट डिजिट 1 आ रहा है अंदर एडिशन में, ठीक है। खैर आप क्या करेंगे, ऑप्शंस 2 एग्जाम्पल ले लेंगे, n की वैल्यू 1 ले ली, n की वैल्यू 2 ले ली। अगर टाइम आपके पास अन्यवार टाइम है, टाइम की किल्लत नहीं है, तो n की वैल्यू 10 लेके भी देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंट को लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस इन द रेशियो। बहुत आसान है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये P है, ये Q है। P क्या है -3, 2, Q क्या है 5 और 7। एक लाइन जो है वो है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको बताया था x इजिकल टू 0 होता है, तो आपको सिर्फ निकालना है रेशियो k:1 क्या है, किस रेशियो में ये वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो यहां पर सिर्फ आप x y ना निकालकर सिर्फ x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो k मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -3 डिवाइडेड बाई k+1। k+1 तो 0 ही हो जाएगा, आपके पास होगा 5k इजिकल टू +3। 1 इंटू 3 -3 हो जाएगा, -3 जब इजिकल टू के इधर जाएगा तो 5k इजिकल टू 3 हो जाएगा। k की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 5। समझ में नहीं आया? ऑप्शन है आपका डी करेक्ट ऑप्शन, k इजिकल टू 5। इस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, a cot थीटा प्लस b cos थीटा इजिकल टू p एंड b cot थीटा प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू q। तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आपसे निकालना है। ये हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए आपको एक्सप्लेन करने। आपको वैल्यू निकालनी है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की यहां पर। तो आपको यहां पर पता है, यहां देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या होता है, सिंपल करते हैं। p की वैल्यू यहां रखेंगे, q की वैल्यू यहां रखेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस करेंगे। जब p का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा सिंपल, मैं यहां पर सबसे पहले p स्क्वायर लिख देता हूं। p स्क्वायर होगा a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a कॉट थीटा इंटू b कॉसेक थीटा। ठीक है, और q स्क्वायर की वैल्यू यहां पे मैं लिख देता हूं। q स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेम क्या होगा b कॉट थीटा 2 इंटू b कॉट थीटा इंटू ए कॉसेक थीटा। भाई अगर नजर नहीं आ रहा तो मेरे साथ साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए और इस तरह लिख लीजिए और इसको करना शुरू करिए। ठीक है, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। अब आपको करना है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। माइनस कर देता हूं, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देता हूं। यहां माइनस साइन, यहां माइनस साइन, यहां माइनस साइन। यहां देखिए 2 इंटू ए कॉट थीटा बी कॉसेक थीटा, तो a मल्टीप्लाई बाई बी है, यहां भी b मल्टीप्लाई बाई a, दोनों सेम है, वैल्यूज कट जाएंगी आपस में। तो आपके पास आएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जो आएगा आपके पास कुछ इस तरह आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब यहां पर देखने वाली बात चीज ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहां बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब यहां पर आप देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर आप कॉसेक प्लस में लेकर आएंगे और कॉट माइनस में लेकर आएंगे, दोनों सेम वैल्यूज अंदर होनी चाहिए। यह फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप क्या करें, इसको तो एज इट इज रख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसके साइन भी बदल जाएंगे, यानी ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि कुछ नहीं होता बट होता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई अगर कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह इसको करेंगे। अभी भी अगर इसको आप सही से करेंगे विद इन 1 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान से करेंगे हम।
ठीक है, तो 33, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ अ पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। अगर एक सर्किल है, एक स्क्वायर है और सर्किल का पैरामीटर जो है, सर्किल का पैरामीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस, वो है हाफ टू दैट ऑफ स्क्वायर। यानी कि अगर मैं पैरामीटर ऑफ अ सर्किल, यहां छोटा सा करेंगे, पैरामीटर ऑफ सर्किल ओ, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज हाफ टू दैट ऑफ स्क्वायर, इस तरह लिख दें, हाफ टू दैट ऑफ स्क्वायर, यानी सर्किल का पैरामीटर है हाफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, को इस तरह मैं लिख रहा हूं। तो पैरामीटर क्या होता है सर्किल का, यानी 2πr इज इक्वल टू हाफ, ये क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है भाई, पैरामीटर क्या होता है, 4a होता है स्क्वायर का। स्क्वायर की साइड मान रहा हूं मैं a और सर्किल के रेडियस मान रहा हूं r, तो यहां पर देख लेंगे हम, ये क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी साइड आ गई आपके पास पाई आर, इसको जहन में रखिएगा, साइड आ गई आपके पास पाई आर। अब रेशियो निकालना है एरिया ऑफ सर्किल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्किल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ऊपर हो गया पाई आर स्क्वायर, नीचे जब ए स्क्वायर की जगह पाई आर का होल स्क्वायर लिख देंगे हम, ठीक है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आई स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई का स्क्वायर कट गया, तो आपके पास रेशियो ऑफ सर्किल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर आ गया 1/पाई। 1/पाई मतलब रेसिप्रोकल ऑफ पाई, पाई क्या होता है 22/7 और रेसिप्रोकल ऑफ पाई क्या होगा 7/22। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, इस तरह करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 35 बहुत आसान है। अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस है उसको 2 बार रोल किया गया है, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली 1 टाइम रोल किया जाए या एक डाइस को 2 बार रोल किया जाए, तो इवेंट्स आपके 36 ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब आप बनाएंगे, आपके इवेंट्स बनाएंगे, तो जाहिर बात है एक बार डिवाइस को रोल किया, सेकंड टाइम रोल किया, क्या आया नंबर, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे कि 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 के आउटकम्स कितने होंगे 5 के साथ, एक तो 1 5 हो गया, दूसरा 2 5, 3 5, 4 5, 6 5, ठीक है, ये तो फर्स्ट डिवाइस के आउटकम है और सेकंड डिवाइस पर 5 आ रहा है। अब फर्स्ट डिवाइस पर जब 5 आएगा तो सेकंड डिवाइस पे कुछ भी आ सकता है, 3 5 4 5 5 एंड 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम्स ऐसे हैं जहां पर डाइस पर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम 5 जरूर आ रहा है, तो 5 नहीं आना चाहिए, यानी टोटल में से 11 घटा देंगे तो क्या आ गया 25, 25 आ गया फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। 25/36 कहीं है ऑप्शन या नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 35 का आंसर है आपके पास ऑप्शन डी, सबसे सही आंसर ये होगा, ठीक है। 36 देख लीजिए, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ की ये प्रॉपर्टी है कि एचसीएफ एलसीएम को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है विद जीरो रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो रहता है, तो वही एचसीएफ होगा जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अगर हम 300 से इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, तो ये एचसीएफ है, यानी गलत आंसर है, हमें ढूंढना है आंसर जो एचसीएफ नहीं है। 400 को कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, तो ये भी गलत आंसर है, यानी ये एचसीएफ है। 600 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। 500 डिवाइड नहीं करेगा, अगर 2400 डिवाइड बाई 500 आप करें, 0 से 0 कट गया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ यहाँ पर बचेगा। कितना बचेगा, 5 4 जा 20, 4/5 रिमाइंडर आपके पास 4 आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। जबकि इसका डायरेक्ट एक शॉर्टकट भी है, अगर इस तरह की फिगर है आपके पास तो आपके पास डायरेक्ट शॉर्टकट है y की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स जी डिवाइड बाई एक्स प्लस जी, ठीक है, ये आपके पास शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर इस शॉर्टकट से हम आंसर निकालें तो क्या होना चाहिए, 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6, तो क्या होगा 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गया, ठीक है। 2 से इसे काट दिया, 2 3 6, 2 7 14, तो कितना हो गया 8 3 24 डिवाइड बाई 7, तो आंसर आपके पास डी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए दे रखा है x, बी दे रखा है 3x - 2 एंड सी दे रखा है y, और दूसरी कंडीशन दे रखी है एंगल सी माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 9। तो सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आपको पता है क्या होगा, यहां देख लेते हैं, x प्लस 3x - 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये आपको पता है। तो ये कितना हो गया 4x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर जाएगा 182, ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन c माइनस बी, c क्या है y माइनस b क्या है आपके पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 है, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया 3x उधर चला जाएगा प्लस 7, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 हो जाएगा। y को यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 182, तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 182 माइनस 7 कितना हो गया 175, x इज इक्वल टू 175 डिवाइड बाई 7, 25 सत्ते 175, x की वैल्यू आ गई 25, तो भैया एंगल ए तो आ गया आपके पास 25, और एंगल बी वाई क्या आ जाएगा आपके पास 25, यानी 75 प्लस 7, तो ये आ गया आपके पास 82, ये आपके पास कितना आ जाएगा 25 75 माइनस 2, तो 75 माइनस 2 कितना हो जाएगा 73। तो आपको निकालना क्या है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, 82 प्लस 25 आएगा 107, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए 107। तो इस तरह से आप आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब क्वेश्चन बड़े हो गए तो अब सॉल्यूशन भी आपको बड़ा चाहिए, अब सॉल्यूशन में आपका शॉर्टकट नहीं चलने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी देन टेन थीटा क्या होगा। आपको पता है, आपको क्या दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, देन फाइंड टेन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी दे रखा है। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, वैल्यू दे रखी है पी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई पी, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। नहीं आ रही समझ में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेक थीटा मुझे चाहिए ही नहीं, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहां इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई पी माइनस पी, तो यहां से माइनस जो है हटाएंगे, यानी माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टेन थीटा इज इक्वल टू पी माइनस 1 बाई पी, जो कि हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2p। ये चेक करेंगे कहां पर है आंसर, कहां पर है आंसर, कहां पर है आंसर, ऑप्शन बी। तो टेन थीटा आपका क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2p, ठीक है। इस तरह करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर से मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ये मैंने आपको करके दिखा दिया, वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो इसको उतार लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40, यहां पर सेक्शन बी खत्म हो जाएगा आपका। द बेस बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी लाइज ऑन वाई एक्सिस। सबसे पहले बना लेते हैं, ये x ये y, बी सी लाई कर रहा है आपके पास y एक्सिस के ऊपर। द कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 -3, यानी c ये है 0 -3, तो कहने का मतलब y एक्सिस पे सारे x 0 होंगे। इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, अगर ओरिजिन मिड पॉइंट है तो ये भी 3, ऊपर भी 3 होना चाहिए, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 3। भाई यहां पे निकाल लिया ना आसानी से आपने, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा है 0 0, यानी ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है। तो आपको निकालना है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी। अब ए बी के कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे आराम से। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं हम। यहां आपने कौन से कोऑर्डिनेट निकाले, अभी बी के कोऑर्डिनेट आ गए, तो बी के कोऑर्डिनेट में यानी ये गलत है ये गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता दोनों, इन दोनों में से कोई ना कोई सही आंसर है, क्योंकि बी है 0 3। तो भाई ए जो कहाँ होगा, ए आपका यहाँ पर कहीं पर होगा। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, तो ये है क्या एक्चुअली, आप ध्यान से देखिए इसको। ये क्या है आपके पास, अगर मैं BC की बात करूं, BC की लेंथ कितनी है यहाँ पर 6, यानी 3 यूनिट, तो 6 यूनिट है। और AO क्या है, अगर यहाँ पर O है तो OA एक्चुअली क्या है, ये है आपके पास हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/2 इंटू A, यानी √3/2। A क्या है आपके पास, जो कि लेंथ है, एक लेंथ ऑफ इक्विलेटरल, वन लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, यानी 6 2 की पावर, सॉरी ए की जगह हमने BC रख दिया, 6 2 3 = 6। तो लेंथ हाइट क्या आ गई, OA क्या आ गई आपके पास 3/3। अब देखने वाली बात ये है, ये 3/3 सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। प्लस माइनस क्यों दे रखा है, क्योंकि ए इधर भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है, इधर भी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, तो दोनों तरफ ए हो सकता है, तो +-3 इस तरह से ऑप्शन निकाल। देखिए देखने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन जब आप बनाएंगे इसको चुटकियों का खेल होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आप देखेंगे सेक्शन सी के आंसर। चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। केस स्टडीज है, यहां पर 2 केस स्टडीज आपको दी थी पेपर में, तो केस स्टडी 1 देखते हैं। यहां पर केस स्टडी 1 क्या कहती है, अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर reading. He has varieties of books in his store related to fiction, stories and quizzes. He takes fixed charges for first 2 days. पहले 2 दिन के लिए वो फिक्स चार्जेस पे लेता है, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर सब्सिक्वेंट डेज। और 2 दिन के बाद जितने भी दिन के लिए बुक रखी जाए उसके लिए एडिशनल चार्जेस हैं। अमृता पे 22 रुपीज, अमृता ने पे कितने किए, 22 रुपीज पे किए, एक बुक अपने पास रखी एंड कैप्ट फॉर 6 डेज। 6 डेज के लिए उसने बुक रखी और पे किए 22 रुपीज। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। वाइल राधिका पेड 16 रुपीज, राधिका ने 16 रुपीज पे किए और बुक अपने पास रखी 4 डेज के लिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि अज्यूम आपको करना है फिक्स चार्जेस x हैं एंड एडिशनल चार्जेस पर डेज y है। सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि पहले 2 दिन के लिए जो चार्जेस पे करेंगे शॉपकीपर को वो होंगे x चार्जेस, वो होंगे फिक्स चार्जेस यानी x रुपीज। उसके बाद जितने भी दिन आपको बुक रखनी है उसके लिए चार्जेस पे करने हैं पर डे y रुपीज। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ध्यान से पढ़िए। द सिचुएशन फॉर अमाउंट पेड बाय राधिका, राधिका ने कितना अमाउंट पेड किया, ये एल्जेब्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। राधिका ने अमाउंट पे किया 16 रुपीज, ठीक है। चार्जेस कैसे लगेंगे, पहले 2 दिन के लिए चार्जेस लगेंगे x, बाकी कितने दिन बच गए, 4 दिन उसने टोटल बुक रखी, पहले 2 दिन के लिए चार्जेस पे कर दिए x, बाकी बच गए 2 दिन, 2 दिन के लिए चार्ज हो गए 2 × y। तो x + 2y = 16, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 42 भी बिल्कुल सिमिलर है। ये सिचुएशन दे रखी है अमृता की, अमृता ने कितने पे किए 22 रुपीज। लो जी, अमृता ने 22 रुपीज पे किए, फर्स्ट 2 डेज के लिए चार्जेस पे किए x, प्लस कितने डेज के लिए बुक रखी थी अमृता ने, 6 डेज के लिए, तो बाकी दिन बच गए 4, यानी x + 4y = 22। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन
43 क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा सही है ये हम देखते हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर द बुक, तो फिक्स चार्जेस पूछ रहा है, यानी यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर दो ऑलरेडी आपके पास इक्वेशन मौजूद है, इन्हीं का यूज कर आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में आप y को एलिमिनेट कर दिए, यानी यहां से अगर y निकालेंगे तो 16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या करिए, y को एलिमिनेट कर दिए, यानी x प्लस 4 इंटू 16 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 22, 2 2 ज़ा 4, एक्स प्लस 16 2 ज़ा 32 माइनस 2x इज इक्वल टू 22, x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 22 माइनस 32, इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 32, 22 माइनस 32 माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 10। फिक्स चार्जेस आपके पास आ गए 10, यानी 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिक्स चार्जेस है 10 रुपीज। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अब मैंने यहां पर जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चंस किए 41, 42, 43 वो यहां पर लिख लिए, यानी यहां पर दो आपको क्या दे रखी है, दो इक्वेशंस हैं, x प्लस 2y इजिकल टू 16, x प्लस 4y इजिकल टू 22, मैंने यहां पर ये लिख ली, ठीक है। और x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि आई है 10। अब क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंस डे फॉर अ बुक, यानी पर डे के चार्जेस क्या हैं, y की वैल्यू अब आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 44 में y की वैल्यू यहां से बहुत आसानी से निकाल लें, इक्वेशन 1 में आप रख दीजिए यहां पर वैल्यूज x की 10, यानी 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 16, जो कि होगा 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ ऑफ देम, यानी दोनों ने कितना टोटल अमाउंट पेड किया। बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 मोर डेज, अगर 2 दिन और ज्यादा वो लोग बुक रखेंगे तो कितना अमाउंट पे करेंगे वो टोटल। तो सबसे पहले देख ले कि हमारे पास जो अमृता है, अमृता ने अमाउंट पे किया 22 रुपीज, ठीक है, और राधिका ने अमाउंट पे किया 16 रुपीज। अगर ये 2 दिन और बुक रखती तो पर डे के हिसाब से कितना अमाउंट और होता, 2 इंटू 3, जो कि हो जाता 22 प्लस 6 यानी 28, ठीक है। ये अमाउंट कितना पे करेगी, 2 इंटू 3 इसमें भी ऐड करेंगे, यानी 16 प्लस 6, जो कि हो जाएगा आपके पास 22। तो यहां पर टोटल कितना अमाउंट पे हो जाएगा, 0 and 5, 50 रुपीज। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से निकालेंगे, बहुत आसान है, देख लीजिए। इसने टोटल अमाउंट कितना पे किया था, 22 पे किया था। यहां पर अमृता ने 22 6 डेज के लिए, नेक्स्ट 2 डे के लिए इतना अमाउंट पे करेगा 2 इंटू 3, ठीक है। आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हुआ केस स्टडी 1। अब देखेंगे केस स्टडी 2 और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स, यहां देखते हैं केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ फार्मर हैज अ फील्ड इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम। एक फार्मर है जिसके पास एक फील्ड है, शेप क्या है उसकी, ट्रेपेजियम है। हुज मैप विद स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर कैलकुलेशन करनी होगी और मीटर में आंसर निकालना होगा तो 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, बस ये है। इज गिवन बिलो, द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस। इस तरह से अपोजिट वर्टिसेस उसकी जॉइन कर दी। क्वेश्चन नंबर 46 सबसे पहले देखते हैं, द 2 ट्राइंगल रीजन्स AOB एंड COD, AOB COD आर सिमिलर। ऑप्शन दे रखें, किस तरह से ये सिमिलर होंगे देख लेते हैं। आपको पता है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जब ये आपके पास ये एरो दे रखें इसका मतलब ये है आपके पास AB इज पैरेलल टू CD है। AB पैरेलल टू CD है तो OAB एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ये, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। और एंगल AOB तो किसके बराबर है, एंगल COD के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट
एंगल है तो सिमिलरिटी कौन सी लगेगी, एंगल एंगल वाली सिमिलरिटी लगेगी। यहाँ पर दो एंगल इक्वल हैं तो दो एंगल इक्वल होने के बाद क्राइटेरिया आपका फुलफिल होगा। एंगल एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो गए। यहाँ पर अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इस चीज को जहन में रखते हुए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ AOB टू एरिया ऑफ COD, यानी रेशियो निकालना है एरिया ऑफ AOB टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। क्या होगा अगर दो एंगल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो का स्क्वायर ट्राइंगल के एरिया के रेशियो के बराबर होता है। यानी ये एरिया के इक्वल टू कितना होगा, AOB छोटा वाला एंगल यानी AB डिवाइडेड बाई CD दोनों का स्क्वायर, या तो होल स्क्वायर कर दो या अलग अलग स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो AB क्या है 5 डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पर, तो 5 2 ज़ा 10 यानी 1/2 होल स्क्वायर तो हो गया 1/4 और आंसर आपका होगा B, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर, 1/4 होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। इफ द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ AOC एंड दैट ऑफ COD वुड हैव बीन 1:4, यानी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल AOB एंड पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल COD आपको दे रखा है। तो वैसे भी सिमिलर ट्राइंगल्स में पैरामीटर का रेशियो उसकी साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। यानी AOB ट्राइंगल की साइड क्या है AB डिवाइडेड बाई CD के बराबर होगा। और ये पैरामीटर का रेशियो क्या दे रखा है आपको 1/4। यानी यहां से अगर हम निकालना चाहें क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप तो 4AB किसके बराबर होगा, CD के। हम ढूंढ लेते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है, केस स्टडी बहुत आसान होती है। चलिए सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, आगे देखते हैं 2 क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है इन ट्राइंगल्स AOD एंड BOC, इन ट्राइंगल्स में अगर आपके पास साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है, यानी AO डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई BO इज इक्वल टू OD डिवाइड बाई OC, देन कौन सा ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन सिमिलर होगा। जैसा आपको पता है AO डिवाइडेड बाई BC, यानी AO डिवाइड बाई BC ये ख़त्म, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देख लेंगे AO डिवाइडेड बाई BC नहीं है, ख़त्म। OA डिवाइड बाई OC आ रहा है, ये भी नहीं। AO डिवाइडेड बाई BC ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेंगे AD डिवाइडेड बाई BO है क्या, AD डिवाइड बाई BO ये भी सही है। OD डिवाइडेड बाई CO, यानी B इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान था, ठीक है, सिर्फ आपको एनालाइज करना था और निकालना था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स AOB एंड COD इज 1:4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको यहां पर दे रखा है, लिख लेते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये किसके बराबर होता है, ये साइड के स्क्वायर के भी बराबर होता है। यहां लिख देता हूं AB और CD के बराबर, हाइट के स्क्वायर के भी बराबर होता है, और मीडियम जो होता है मीडियन उसके स्क्वायर के भी रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर इज 1:4, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पैरामीटर से कोई इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, यानी पैरामीटर से डायरेक्ट 1:4 यहाँ पर नहीं हो सकता, 1/2 होना चाहिए, क्योंकि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ 1 पैरामीटर ऑफ 2 साइड ऑफ 1 डिवाइड बाई साइड ऑफ 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से निकलेगा, यानी अंडर रूट होना चाहिए, 1/2 होगा पैरामीटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। मीडियन क्या है यहां पर, रेशियो 1:4, ऑप्शन सी 1:4, जबकि मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है ये। ठीक है, तो 1:4 बिल्कुल गलत है।
ठीक है। द एंगल बाइसेक्टर की तो बात ही नहीं होती, एंगल बाइसेक्टर तो सिरे से ही गलत है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स हैव रेशियो 1:2। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो, हाइट का रेशियो जब 1:2 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो 1:4 तभी आएगा आपका। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने यहां पर देख लिए इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह से हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर आपका कुछ ये टर्म 1 अच्छा नहीं हुआ तो घबराना नहीं है, टर्म 2 अभी भी बाकी है। टर्म 2 में भी आप 50% जो है अचीव कर सकते हैं। अभी से मेहनत करें टर्म 2 के लिए और टारगेट अपने सेट करें, स्ट्रेटजीज बनाएं किस तरह से आपको पढ़ना है और क्या क्या आपकी कमियां रह गई थी जो टर्म 1 में रही। सबसे बड़ी कमी जो आपको मिलेगी वो लेजीनेस होगी कि आपने टाइम पर पढ़ा नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हम तैयारी करते रहेंगे क्लास 10 के फाइनल एग्जाम की। देखते रहिए आई एम क्लासेस। मिलता हूं अगली वीडियो।